नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू स्वास्थ्य वृत्त इसकी थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक तरह की कह सकते हैं एक प्राचीन गाइड बुक है। बिल्कुल। इसमें रोज की दिनचर्या है, मतलब दिनचर्या, फिर मौसम के हिसाब से जीवन शैली जिसे ऋतुचर्या कहते हैं, खान पान यानी आहार, नैतिक आचरण या सद्वृत्त और योग, प्राकृतिक चिकित्सा जैसे कई विषय शामिल हैं। जी हाँ। हमारा मकसद यही है कि इन पुरानी, सदियों पुरानी बातों से आज के जीवन के लिए कुछ काम की बातें निकालें जिन्हें हम समझ सकें, अपना सकें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारियों का न होना नहीं है। अच्छा। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक संतुलित, एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की बात है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। तीनों स्तर पर। और इसमें आप देखेंगी वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है, वो भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। वाह, ये तो बहुत व्यापक सोच है। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, स्वास्थ्य वृत्त की नींव से। स्वास्थ्य का ठीक ठीक मतलब क्या है आयुर्वेद में, और हमारी रोज की दिनचर्या इसमें कैसे मदद करती है? देखिए, स्वास्थ्य व्रत का जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य को बनाए रखना, मतलब सेहतमंद रहना जी। और बीमारियों को आने से रोकना, प्रिवेंशन जिसे कहते हैं। आयुर्वेद की नजर से देखें तो स्वास्थ्य का मतलब है शरीर के जो 3 मुख्य दोष हैं, वात, पित्त, कफ, हाँ। और जो शरीर के ऊतक हैं यानी धातु, उन सब का संतुलन। पर यह संतुलन, जैसा मैंने कहा, सिर्फ शरीर का नहीं, ये मन का भी है। हाँ। और समाज के साथ हमारे रिश्तों का भी, सब जुड़ा हुआ है। ये दिलचस्प है कि ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल और सोशल वेलनेस को भी साथ लेके चलता है। और दिनचर्या, हमारी डेली रूटीन, वो इस संतुलन को बनाने में कैसे मदद करती है? आपने स्रोत में कुछ खास तरीकों का जिक्र देखा, जैसे सुबह जल्दी उठना? हाँ, दिनचर्या तो आप कह सकती हैं इस संतुलन की चाबी है। स्रोत में ब्रह्म मुहूर्त में जागने की बात कही गई है। ब्रह्म मुहूर्त? जी, यानी सूरज उगने से लगभग 1.5 घंटा पहले। माना जाता है कि इस वक्त जागने से मन शांत रहता है, एक तरह की अलर्टनेस रहती है। अच्छा। और याददाश्त भी बेहतर होती है। ये असल में क्या है, शरीर की जो अपनी आंतरिक घड़ी है ना, उसको प्रकृति के साथ सिंक करना है। हाँ हाँ, आजकल जिसे सर्केडियन रिदम करते हैं, शायद ये कुछ कुछ वैसी ही बात हुई है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही समझ रही हैं, ये वही कॉन्सेप्ट है। और क्या खास बातें दिनचर्या में, पानी पीना वगैरह? जी, कई छोटी छोटी चीजें हैं जिनका बड़ा असर होता है, जैसे ऊषापान, ऊषापान यानी सुबह उठते ही पानी पीना। ये शरीर को अंदर से साफ करने में मदद करता है, डिटॉक्स करता है एक तरह से। फिर नियमित रूप से शौच जाना, खासकर सुबह के समय, जिसे वातकाल कहते हैं, उस दौरान। ये शरीर से गंदगी बाहर निकालने के लिए बहुत जरूरी है। और दांतों की सफाई? हाँ, दंत धावन और जिह्वा निर्लेखन, मतलब दांतों की और जीभ की सफाई। ये सिर्फ मुंह की सफाई नहीं है। अच्छा। ये असल में हमारी पाचन क्रिया को भी उत्तेजित करती है। जीभ साफ होने से स्वाद बेहतर आता है और पाचन के एंजाइम भी ठीक से काम करते हैं। अभ्यंग यानी तेल मालिश का भी जिक्र है। ये सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए है या इसका कोई और महत्व भी है? अभ्यंग का बहुत महत्व है। ये सिर्फ आराम या स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए नहीं है। इसे एक तरह की चिकित्सा ही समझ लीजिए। पूरे शरीर की मालिश, या सिर्फ पैरों की या सिर की, अलग अलग तेलों से। तेल भी अलग अलग होते हैं? हाँ, व्यक्ति की प्रकृति, मतलब वात, पित्त या कफ, उसके हिसाब से तेल चुना जाता है। ये मांसपेशियों को आराम देता है, ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है जी। और माना जाता है कि ये नर्वस सिस्टम को भी शांत करता है। त्वचा के जरिए शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में भी मदद मिलती है। और व्यायाम के बारे में क्या कोई खास तरह का व्यायाम बताया गया है? स्रोत में अर्धशक्ति व्यायाम का जिक्र है, इसका क्या मतलब हुआ? व्यायाम जरूरी है बिल्कुल, लेकिन कितना और कैसा, ये हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। उसकी प्रकृति, उम्र, मौसम, इन सब पर निर्भर करता है। आयुर्वेद कहता है अर्धशक्ति व्यायाम, मतलब अपनी जितनी क्षमता है उसका लगभग आधा ही व्यायाम करें। आधा? कैसे पता चलेगा कि आधा हो गया? इसका अंदाजा ऐसा लगा सकते हैं कि जब आपको हल्की थकान महसूस होने लगे या माथे पर हल्का पसीना आने लगे, अच्छा। बस वहीं रुक जाना है। बहुत ज्यादा व्यायाम वो शरीर को थका देता है और खासकर वात दोष को बढ़ा सकता है। तो मतलब चाहे आजकल का एरोबिक्स करें या वेट ट्रेनिंग, सिद्धांत यही है कि जरूरत से ज्यादा ना करें। बिल्कुल, सिद्धांत वही है, संतुलन। शरीर पर जोर डालें पर जरूरत से ज्यादा नहीं। स्रोत में मैंने देखा धूम्रपान का भी जिक्र है, जो आज के समय में सुन के थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये एक जरूरी बात है समझने की। यहाँ पर जो धूम्रपान की बात हो रही है
वो तंबाकू वाला नशा नहीं है। अच्छा। स्रोत साफ तौर पर औषधीय जड़ी बूटियों से बने धुएं, जिसे प्रायोगिक धूम्रपान कहते हैं, और तंबाकू वाली सिगरेट बीड़ी के धुएं में फर्क बताता है। तो ये औषधीय धुआं किस लिए होता था? ये कुछ खास स्थितियों में, जैसे सिर और गले के कुछ रोगों के लिए, एक चिकित्सा के तौर पर इस्तेमाल होता था। लेकिन इसके भी अपने नियम हैं, सावधानियां हैं। तंबाकू वाला धुआं, उसके नुकसान तो हम सब जानते हैं, और आयुर्वेद भी उसके सख्त खिलाफ है। ठीक है। इसके अलावा कवल और गंडूश का भी जिक्र है, मतलब औषधीय तेल या काढ़े से कुल्ला करना। ये मुंह और गले के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो ये हुई दिन की दिनचर्या। अब रात की भी बात करते हैं, रात्रिचर्या। इसमें लगता है नींद पर काफी जोर दिया गया है। जी बिल्कुल। अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद तो सबसे जरूरी चीजों में से है। रात्रिचर्या में रात के खाने के नियम और सोने के नियम दोनों आते हैं। खाने के नियम मतलब कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है रात को, और सोने से कितनी देर पहले खाना खत्म कर लेना है। ये सब पाचन और नींद की क्वालिटी पर सीधा असर डालते हैं। और नींद के बारे में स्रोत क्या कहता है? आजकल स्लीप प्रॉब्लम्स तो बहुत कॉमन है। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। स्रोत सही नींद यानी युक्त निद्रा और गलत नींद यानी अयुक्त निद्रा के पैटर्न पर बात करता है। अच्छा। जैसे देर रात तक जागना या दिन में सोना, खासकर गर्मियों को छोड़कर बाकी मौसमों में, या जरूरत से कम सोना या जरूरत से ज्यादा सोना, इंसोम्निया है, स्लीप एपनिया है। हाँ। आयुर्वेद इनको दोषों के असंतुलन और हमारी लाइफस्टाइल की गड़बड़ियों से जोड़कर देखता है। रात्रिचर्या में ब्रह्मचर्य का भी उल्लेख है। ब्रह्मचर्य? हाँ, लेकिन इसे सिर्फ यौन संयम के तौर पर नहीं देखना चाहिए। इसका व्यापक अर्थ है अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना, एक संतुलित जीवन शैली अपनाना। ये भी स्वास्थ्य के लिए जरूरी माना गया है। दिन और रात की दिनचर्या के बाद अब बात आती है मौसम के साथ तालमेल बिठाने की, ऋतुचर्या। इसका क्या सिद्धांत है? ऋतुचर्या का सीधा सा मतलब है मौसम के बदलाव के साथ अपने खानपान और रहन सहन यानी आहार और विहार को बदलना। आयुर्वेद मानता है कि जैसे बाहर मौसम बदलता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी बदलाव आते हैं। हमारे दोष वात, पित्ता, कफ घटते बढ़ते हैं। अच्छा, हर मौसम में? जी हाँ, हर मौसम में कोई एक दोष स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, और हमारी पाचन शक्ति यानी अग्नि, उसमें भी उतार चढ़ाव आता है। तो ऋतुचर्या हमें ये सिखाती है कि इन बदलावों के हिसाब से कैसे जिएं? बिल्कुल, ताकि हम स्वस्थ रहें और जो मौसमी बीमारियां होती हैं उनसे बचे रहें। तो इसका मतलब हुआ कि हर मौसम के लिए डाइट और लाइफस्टाइल अलग होनी चाहिए? हाँ, मोटे तौर पर ऐसा ही है। जैसे मान लीजिए गर्मियां हैं जी। तो पित्त बढ़ता है। ऐसे में ठंडी तासीर वाली चीजें खाने की सलाह दी जाती है, और बहुत ज्यादा मेहनत वाले काम से बचने को कहा जाता है। और सर्दियों में? सर्दियों में कफ बढ़ता है, लेकिन पाचन शक्ति अक्सर अच्छी होती है, तो तब भारी गर्म तासीर वाला भोजन खाया जा सकता है। श्रोत में हर मौसम के लिए क्या खाना ठीक है, पथ्य, और क्या नहीं, अपथ्य, इसकी पूरी लिस्ट दी गई है। एक खास बात है ऋतु संधि। ऋतु संधि यानी जब एक मौसम खत्म हो रहा हो और दूसरा शुरू, वो जो बीच का समय होता है, उसमें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि शरीर उस बदलाव के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। अच्छा, स्रोत में रोगानुत्पादनीय का भी जिक्र है। इसका मतलब क्या है? बीमारियों को पैदा ही ना होने देना। ये कैसे होता है? बिल्कुल सही समझा आपने। रोग अनुत्पादनीय मतलब रोगों को उत्पन्न ना होने देना। ये प्रिवेंशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जी। और ये जुड़ा है हमारे शरीर के जो प्राकृतिक आग्रह हैं, यानी वेग, उनके मैनेजमेंट से। वेग जैसे? आयुर्वेद कहता है कि कुछ शारीरिक वेग ऐसे हैं जिन्हें रोकना नहीं चाहिए। उन्हें अधारणीय वेग कहते हैं। अधारणीय मतलब जिन्हें धारण नहीं करना, रोकना नहीं। बिल्कुल, जैसे छींक है, खांसी है, मलमूत्र त्याग है, भूख, प्यास, नींद, जम्हाई, ये सब। अगर इन्हें जबरदस्ती रोका जाए तो शरीर में असंतुलन पैदा होता है और बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा, और कुछ वेग ऐसे भी हैं जिन्हें रोकना चाहिए? हाँ, उन्हें कहते हैं धारणीय वेग। ये ज्यादातर मानसिक या भावनात्मक वेग होते हैं। जैसे कि? जैसे लोभ, ईर्ष्या, गुस्सा, अहंकार, बहुत ज्यादा चिंता करना, नकारात्मक सोचना। आयुर्वेद कहता है कि इन्हें नियंत्रित करना, इनको वश में रखना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहद जरूरी है। तो मतलब हमारे इमोशंस और नेगेटिव थॉट्स भी बीमार कर सकते हैं? बिल्कुल। आयुर्वेद मानता है कि अनियंत्रित नकारात्मक भावनाएं शरीर में दोषों को गड़बड़ कर सकती हैं और बीमारियों का कारण बन सकती हैं। ये मन और शरीर का कितना गहरा कनेक्शन है, ये दिखाता है। अब आते हैं एक और बड़े विषय पर, आहार यानी भोजन।
आयुर्वेद में इसे सिर्फ पेट भरने का साधन तो नहीं माना जाता है ना? बिल्कुल नहीं। आहार को तो महाभैषज कहा गया है, महाभैषज। यानी सबसे बड़ी औषधि। हमारा स्वास्थ्य, हमारी बीमारी, बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। 12 जरूरी बातें, द्वादश अशरण पर विचारण, इन सब पर बहुत विस्तार से बात की गई है। खाने के नियम, जैसे क्या नियम हो सकते हैं? कई नियम हैं, जैसे कब खाना चाहिए, भूख लगने पर ही खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, पेट पूरा ठूस कर नहीं भरना चाहिए, थोड़ी जगह खाली रखनी चाहिए। हाँ, ये तो सुना है। कैसा खाना चाहिए, अपनी प्रकृति और मौसम के अनुसार, किस माहौल में खाना चाहिए, शांत मन से आराम से बैठकर। आयुर्वेद समशन यानी संतुलित भोजन पर जोर देता है। और किस चीज से बचने को कहता है? 2 चीजों से खासकर बचने को कहा गया है, अध्यशन और विषमशन। अध्यशन और विषमशन। अध्यशन मतलब पहले का खाना पचा नहीं और फिर से खा लिया, ओवर ईटिंग जिसे कहते हैं। और विषमशन मतलब कभी बहुत कम खाया, कभी बहुत ज्यादा, कभी भी किसी भी वक्त खा लिया, इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट्स। ये आदतें तो आजकल बहुत आम है। जी, और आयुर्वेद कहता है कि ये पाचन शक्ति को बहुत कमजोर करती हैं। स्रोत में ज्यादा पोषण से होने वाली बीमारियां संतर्पणजन्य और कम पोषण से होने वाली बीमारियां अपतर्पणजन्य, दोनों का जिक्र है। ये तो आजकल के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसा लगता है। बिल्कुल, ओबेसिटी, डायबिटीज एक तरफ और कुपोषण दूसरी तरफ। आयुर्वेद ने हजारों साल पहले इन दोनों तरह की समस्याओं को पहचाना था। उपवास की बात भी है। हाँ, फास्टिंग। जी, और आजकल जो इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रहा है, वैसी ही अवधारणाएं आयुर्वेद में भी हैं। पाचन तंत्र को आराम देने और शरीर को डिटॉक्स करने के तरीके के रूप में। स्रोत में षड्रस भोजन और विरोधाहार का भी जिक्र है। ये क्या चीजें हैं? षड्रस भोजन मतलब ऐसा भोजन जिसमें 6 स्वाद शामिल हों। 6 स्वाद? हाँ, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और कसैला। आयुर्वेद मानता है कि हर रस का शरीर पर अपना खास असर होता है। अच्छा। और हमारे भोजन में इन सभी रसों का एक संतुलन होना चाहिए। ये पोषण के लिए भी जरूरी है और मन की संतुष्टि के लिए भी। ये एक तरह से आजकल के बैलेंस डाइट का ही प्राचीन रूप है। और विरुद्धाहार, ये सुनने में कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, विरुद्धाहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है ऐसे खाद्य पदार्थों को एक साथ खाना जो आपस में मेल नहीं खाते, जिनकी तासीर या पचने के बाद का प्रभाव अलग अलग हो। जैसे कि कोई उदाहरण? सबसे कॉमन उदाहरण है दूध के साथ मछली खाना या दूध के साथ फल खाना, खासकर खट्टे फल। अच्छा, ये विरुद्धाहार है। जी, आयुर्वेद मानता है कि ऐसे कॉम्बिनेशंस हमारी पाचन अग्नि को मंद करते हैं और शरीर में आम यानी अनपचे टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। आम? हाँ, आम। ये आम फिर शरीर में जमा होकर कई तरह की बीमारियों का कारण बनता है। श्रुति में ऐसे बहुत सारे विरुद्ध आहार कॉम्बिनेशंस के उदाहरण दिए गए हैं और उनसे बचने की सलाह दी गई है। तो खान-पान के नियमों के साथ-साथ क्या हमारे व्यवहार के भी कुछ नियम हैं? आपने सद्वृत्त का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, सद्वृत्त यानी अच्छा आचरण, नैतिक व्यवहार। ये सिर्फ कोई मॉरल साइंस का पाठ नहीं है। आयुर्वेद इसे स्वास्थ्य बनाए रखने का एक अनिवार्य हिस्सा मानता है। इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता से लेकर समाज में कैसा व्यवहार करना है, मन को कैसे शांत रखना है, अपनी इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण रखना है। अच्छा। सच बोलना, गुस्सा न करना, दूसरों की मदद करना, बड़ों का सम्मान करना, ऐसी बहुत सी बातें शामिल हैं। लेकिन आचरण का स्वास्थ्य से क्या सीधा संबंध है? ये कैसे काम करता है? आयुर्वेद मानता है कि हमारा आचरण, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये सब हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा असर डालती हैं। जी। स्रोत में आचार रसायन की बात कही गई है। आचार रसायन? जी, रसायन का मतलब होता है वो चीज जो शरीर को पोषण दे, ताकत दे, उम्र बढ़ाए। तो आचार रसायन का मतलब हुआ कि अच्छा आचरण भी एक तरह की रसायन थेरेपी है। मन को शांत रखता है, स्ट्रेस कम करता है, और जब मन शांत और संतुलित रहता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। ये बीमारियों से बचाता है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी हुआ? बिल्कुल, मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सद्वृत्त बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में मन के 3 गुण माने गए हैं, सत्व, रजस और तमस। हाँ, सुना है। सद्वृत्त का पालन करने से सत्व गुण बढ़ता है, जो संतुलन और शांति का प्रतीक है, और ये मानसिक रोगों के उपचार में भी मदद करता है, जिसे सत्व विजय चिकित्सा कहते हैं। आचरण के बाद स्रोत शरीर को सीधे तौर पर मजबूत बनाने वाले तरीकों का भी जिक्र करता है, जैसे रसायन। क्या ये वही रसायन है? हाँ, ये वही रसायन है जिसका मैंने अभी आचार रसायन के संदर्भ में जिक्र किया था।
लेकिन यहाँ इसका मतलब है खास औषधियां या प्रक्रियाएं। रसायन आयुर्वेद की एक पूरी स्पेशलिटी है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य है शरीर के ऊतकों को, धातुओं को बेहतर बनाना, उनको पोषण देना। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ती है, बुढ़ापे की प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है और ओवरऑल वाइटैलिटी यानी जीवन शक्ति में सुधार आता है। तो ये एंटी एजिंग जैसा हुआ? हाँ, कह सकते हैं। एंटी एजिंग, इम्यूनिटी बूस्टिंग, रिजुवेनेशन, ये सब रसायन के फायदे हैं। स्रोत में अलग अलग उम्र और जरूरत के हिसाब से कई तरह के रसायनों का वर्णन है। खास जड़ी बूटियां होती हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, या कुछ खास आहार विहार भी रसायन का काम करते हैं। आजकल भी इनके गुणों पर रिसर्च हो रही होगी? जी हाँ, बिल्कुल। आधुनिक विज्ञान भी कई आयुर्वेदिक रसायन द्रव्यों के एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी यानी इम्यूनिटी को ठीक करने वाले गुणों की पुष्टि कर रहा है। और योग का आयुर्वेद से क्या संबंध है? ये आजकल बहुत पॉपुलर है। योग और आयुर्वेद को अक्सर सिस्टर साइंसेस मतलब बहनें कहा जाता है। अच्छा। दोनों का लक्ष्य एक ही है, स्वास्थ्य, संतुलन और अंततः मोक्ष। लेकिन उनके रास्ते और फोकस थोड़े अलग हैं। कैसे? आयुर्वेद ज्यादातर शरीर और मन के रोगों के उपचार और उनकी रोकथाम पर ध्यान देता है, जबकि योग का मुख्य फोकस चित्त की वृत्तियों यानी मन के जो उतार चढ़ाव हैं उनको नियंत्रित करके आत्मज्ञान तक पहुंचना है। लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। स्वास्थ्य वृत्ति में यानी स्वस्थ रहने के लिए योग का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शारीरिक लचीलापन, मानसिक शांति, आध्यात्मिक विकास, सब में योग मदद करता है। स्रोत में योग के किन पहलुओं पर जोर दिया गया है? स्रोत में पतंजलि के अष्टांग योग का काफी विस्तार से वर्णन मिलता है। अष्टांग योग? हाँ, 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये तो काफी गहरा विषय है। जी, इसके अलावा सूर्य नमस्कार का जिक्र है। शरीर शुद्धि की कुछ क्रियाएं हैं जिन्हें षटकर्म कहते हैं, जैसे नेति, धौती, बस्ती। ऊर्जा को नियंत्रित करने की तकनीकें हैं, जैसे बंध और मुद्राएं। तो योग सिर्फ कुछ आसन कर लेना नहीं है। सही बात है। ये जीवन जीने का एक पूरा तरीका है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ लाता है। पंचकोश का सिद्धांत है, षट चक्रों की बात है। ये सब शरीर और मन के गहरे संबंध को दिखाते हैं। अंत में प्राकृतिक चिकित्सा का भी एक छोटा सा उल्लेख है। हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोपैथी, इसके भी मूल सिद्धांत आयुर्वेद से काफी मिलते जुलते हैं। ये भी स्वास्थ्य के लिए प्रकृति के जो तत्व हैं, पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उनके संतुलन और उपयोग पर जोर देती है। इसमें किस तरह के उपचार आते हैं? इसमें जैसे मिट्टी की पट्टी लगाना, मड थेरेपी, धूप स्नान, सन बाथ, उपवास चिकित्सा, फास्टिंग, जल चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी, मालिश, ये सब आते हैं। इनका उद्देश्य होता है शरीर की जो अपनी हीलिंग पावर है उसको जगाना। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि स्वास्थ्य वृत्त जो है ये सिर्फ कुछ नियम कानूनों की लिस्ट नहीं है। जी नहीं, ये तो जीवन को प्रकृति के साथ, अपने शरीर के साथ एक लय में जीने का पूरा दर्शन है। इसमें रोज की आदतें, मौसम के साथ बदलाव, खान पान, हमारा व्यवहार, योग, सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत ही होलिस्टिक, एक समग्र दृष्टिकोण है और ये बहुत पर्सनल भी है। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, उसका परिवेश अलग है। आयुर्वेद उसी को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाने पे जोर देता है। ये सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, ये जीवन की गुणवत्ता को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने का विज्ञान है। यहाँ एक विचार है जिस पर शायद श्रोता सोच सकते हैं। इतने सारे आपस में जुड़े हुए सिद्धांतों को जानने के बाद आज की जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें अपनी रोज की दिनचर्या या मौसमी बदलावों से जुड़ा कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जिसे अपनाकर कोई अपने स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकता है? कौन सी एक चीज सबसे ज्यादा असरदार लग सकती है इस समय?